हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, यानी इसमें हम जो देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट यानी एनर्जी। हम पिछला लेक्चर देख चुके थे वर्क। हम इस वीडियो में पूरा का पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एनर्जी होते क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं। हर कॉन्सेप्ट को इसमें हम बात करने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देख कर जाएं, और ये 100% गारंटी है कि इस तरह से आप कभी नहीं पढ़े होइएगा। इसलिए आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देख कर जाएं और साथ साथ नोट बनाएं। A to Z क्वेश्चन के साथ हम क्या किए हैं, आपके लिए लेकर आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे नहीं, एनर्जी, यानी एनर्जी क्या होते हैं इसके बारे में। उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आपको समझना है कि एनर्जी एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपसे यदि हम पूछ दे कि एनर्जी क्या होते हैं, कि बच्चे आप बताइए कि एनर्जी होते क्या है, तो आप क्या बोलोगे, तब आप क्या बोलोगे बताओ। एनर्जी यानी किसी कार्य को करने के क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। यदि मान लीजिए आप जो हमें देख रहे हैं कि हम अगर यहाँ से यानी ए से अगर हमको बी जाने में, यानी ए से हम जो बी जा रहे हैं उसमें यानी थोड़ा तेजी से जा रहे हैं इससे, और कोई दूसरा आदमी है जो एकदम धीरे धीरे जा रहा है, यानी इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एनर्जी ज्यादा है और उस आदमी के पास एनर्जी क्या है, कम है। यानी क्या कह सकते हैं, एनर्जी क्या है, एक बॉडी का कैपेसिटी है, किसका, काम करने का, किसके, काम करने का, किसके, काम करने का। यानी मान लीजिए कि कोई आदमी उसी काम को 10 दिन लगाता है, कोई आदमी 2 दिन में कर दे रहा है, यानी समझिए कि जो 2 दिन में कर दे रहा है उसके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और जो ज्यादा समय ले रहा है उसको क्या है, आपका एनर्जी कम है। यानी एनर्जी का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे कि एक्चुअल में एनर्जी का डिफिनीशन होते क्या है। देखिए, एनर्जी इज जो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने के क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। यानी कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये भी बोल सकते हैं। यानी काम करने के क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी के पास ज्यादा एनर्जी, किसी के पास कम एनर्जी है, ये तभी आपको पता चलेगा जब उसके एक्टिविटी को देखते हैं, उसके काम को देखते हैं, और वो अपने काम को जल्दी कर लेता है, थोड़ा ज्यादा एक्टिव में होकर कर ले रहा है, यानी समझिए कि उसके पास क्या है, एनर्जी ज्यादा है। यानी क्या समझे कि एनर्जी जो है एक बॉडी का वह कैपेसिटी है, क्षमता है, जो उसके काम करने के लिए उसको चाहिए, यानी जो काम करने में समझिए जो काम करने के क्षमता को बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। सिंपल, आप समझ गए। जैसे कह रहे कि जो मूविंग जो आपका व्हीकल्स है, यानी समझिए कि मूविंग व्हीकल्स है, आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे, यानी आप समझ गए कि एनर्जी एक्चुअल में होते क्या है। अब एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है, तो एनर्जी है मेरा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी किससे रिलेटेड है, वर्क से। वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। तो जितना ज्यादा वर्क कर सकते हैं, जितना ज्यादा वर्क करने का क्षमता है, उसी को हम एनर्जी बोल रहे हैं। यानी वर्क है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए एनर्जी भी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब आपसे पूछे कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, यदि आपसे पूछे कि ऐसा यूनिट बताइए किसका, एनर्जी का, यानी ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आप क्या बोलिएगा, जूल। क्या बोलिएगा, जूल। यानी ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा, जूल। यानी ये सबसे, ये जो हम लोग लिख दिए जूल। यदि आपसे पूछते सीजीएस यूनिट, किसका यूनिट, सीजीएस यूनिट अगर पूछते, सीजीएस यूनिट ऑफ किसका, एनर्जी, तो आप क्या बोलिएगा, उसको अर्ज बोलिएगा। क्या बोलिएगा, अर्ज बोलिएगा। इस तरह से आप क्या बोलिएगा, अर्ज बोलिएगा। यानी क्या है, और 1 जूल इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ज, यानी 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ज। हम लोग आगे देखेंगे भी। और एनर्जी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऐसे एनर्जी को देखा जाए तो क्या है, बहुत तरह के एनर्जी होते हैं, जैसे लाइट एनर्जी, वाइंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी होते हैं।
हीट एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी होते हैं, लेकिन ऐसे जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि इन मैकेनिक्स वी आर इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग मैकेनिक्स में, यानी जो हम लोग मैकेनिक्स जो अभी पढ़ रहे हैं, क्लास 11 का जो मैकेनिक्स का जो पार्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, वो उसमें जो हमका जो इंटरेस्टेड यानी क्या है, यानी हमको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। यानी ए बॉडी, आपका ए बॉडी, आपको ए बॉडी ए पैसेज, आपका मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इन टू डिफरेंट फॉर्म। जो बॉडी में जो होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, दो फॉर्म में होता है। किसके किसके फॉर्म में? तो एक हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और दूसरा हो गया एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में अब क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं। यदि मान लीजिए जो किसी बॉडी में यदि एनर्जी आता है तो उसके मोशन के कारण, यानी एनर्जी जो होता है किसके कारण, एनर्जी जो होता है ड्यू टू क्या, मोशन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के मोशन के कारण, यानी बॉडी के मोशन के कारण जो अगर एनर्जी आ गया, यानी हो गया ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी आता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन, यानी शेप और साइज, ये सब के कारण आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू एनर्जी जो एसोसिएट होता है पॉजिटिव होता है किसके कारण, ड्यू टू आपका किसके कारण, आपका कॉन्फ़िगरेशन के कारण, यानी कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो होता है उसको हम कौन सा एनर्जी बोलते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मेरा काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी आप काइनेटिक एनर्जी को हम सबसे पहले समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में बोलते किसको है, तब हम लोग देखेंगे आगे कुछ। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, उस चीज को देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होते क्या है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग देखेंगे दूसरा कुछ। यानी अब देखिए आप लोग काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले समझिए कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोलते किसको। तो जो एनर्जी किसी बॉडी में, बॉडी के मोशन के कारण आता है, यानी एनर्जी जो होता है किसी बॉडी में एसोसिएट होता है आपका ड्यू टू इट्स मोशन, यानी किसके कारण होता है, मोशन के कारण, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, वस्तु के मोशन के कारण, जो अगर गति के कारण जो होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो मोशन के कारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम मोशन कर रहे हैं यानी दौड़ रहे हैं तो हमारे पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। हम यदि रेस्ट में है तो हमारे पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में बोलते किसको है। द एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, ये जो है एक एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी जो होता है आपको पैसेज, जो आपका पैसेज बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन या वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी बॉडी के मोशन के कारण, यानी उसके गति के कारण जो बॉडी में जो एनर्जी आते हैं, जो एनर्जी उसमें आता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इट इज मेजर बाय amount of work that by body can do against an opposing force acting on it before coming to rest। यदि मान लीजिए कि कोई बॉडी मोशन में है, इसमें गति में है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यह मेजर कैसे करते हैं, तो हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हैं,
अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हैं दैट द बॉडी कैन डू, जो बॉडी किया अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट किसके, अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी जब तक उस पर कोई बॉडी फोर्स लगा के उसको रुका न दे और वो बॉडी जो वर्क किया वो जो वर्क होगा उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जैसे समझिए अगर मान लीजिए कि कोई कार ही है या कोई गाड़ी है जो मोशन में है, तो किसके, उसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। एक सैटेलाइट है गोइंग अराउंड द अर्थ, आपका जो है अराउंड अर्थ के राउंड जो है चल रहा है, घूम रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आपका उसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ये बुलेट फायर फ्रॉम गन, जब बुलेट निकलता है गन से, यानी जब बंदूक की गोली जब गन से निकलता है तो उसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वाटर फ्लोइंग अलोंग ए रिवर, जब रिवर में वाटर फ्लो करता है तो उस वाटर के पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी सिंपल सी बात आप समझ गए कि जो एनर्जी किसी वस्तु में उसके मोशन के कारण आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी एनर्जी एसोसिएटेड, जो एनर्जी जो होता है किसी बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी उस बॉडी के मोशन के कारण, गति के कारण उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी आखिर में कौन सा क्वांटिटी है, इस चीज को समझेंगे। तो देखिए हम एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। सपोज कि ये बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग, ये बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, और ये क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ कितना वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी v, यानी v वेलोसिटी से बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब बॉडी कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। अब आपसे हम पूछे कि बताइए और यूनिफॉर्म फोर्स opposes the motion to bringing the body to rest in displacement s, the uniform acceleration of body due to force is a। अब बताइए हमको क्या होगा। मान लीजिए क्या कह रहा है, इस चीज को आप समझिएगा। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, अब इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि इस पे कोई एक यूनिफॉर्म फोर्स उसको अपोज कर रहा है, यानी उसको रोक रहा है। क्या कर रहा है, रोक रहा है। कब तक उसको रोक रहा है, जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, मतलब जीरो ना आ जाए, यानी कम टू रेस्ट में ना आ जाए, ठीक है। कितना दूर जाने के बाद, इस दूरी जाने के बाद, ठीक है। अब आपसे पूछे कि बताइए कि उस वस्तु का, उसके वस्तु में जो बॉडी में कितना काइनेटिक एनर्जी है, यानी हम उसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो हम एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी अब निकालेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, हम वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्क। हम लोग जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, यानी हम लोग लिखते हैं फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से। अब समझना है कि हम लोग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास और गुने एक्सेलरेशन, यानी हम लिखेंगे मास गुने एक्सेलरेशन। यदि आपसे पूछे कि बताइए कि उसका वर्क कितना होगा, तो आप कैसे निकालिएगा, तो यहां से हम लोग लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर अब प्लस 2as, यानी क्या लगा देंगे 2as, इस तरह से। यदि फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो गया, जीरो, इनिशियल कितना दिया था, v दिया, इनिशियल कितना दिया है, v, तो यहाँ रख दीजिए v स्क्वायर। और यहाँ पे जो है इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, 2as, इस तरह से, यानी यहाँ से हम लोग सॉल्व करके as निकाल देंगे। तो as कितना आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर अपॉन माइनस v स्क्वायर अपॉन आपका 2, ये आ गया मेरा as का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया, as का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम लोग as निकाल लिए। अब हमको as नहीं निकालना था, हमको निकालना है वर्क। अब देखिए, अब हमको सिंपल सी बात क्या कहा गया है कि एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो उसको अपोज कर रहा है, और उस फोर्स का जो एक्सेलरेशन है वो a है, यानी अपोज कर रहा है। यानी वर्क यहाँ पे क्या लिखे, ऑलरेडी क्या लिखेगा, माइनस में, क्योंकि जा रहा था आगे और उसको रोकना चाह रहा था, फोर्स कितना लग रहा था, पीछे, यानी यहाँ माइनस आया। अब हम लोग क्या करेंगे इसे देखिए, यहाँ पे w इक्वल टू w छोड़ दिए। अब क्या किए, यहाँ माइनस की जगह पे माइनस छोड़ दिए, और एस के जगह पे हम क्या किए, इस वैल्यू को ले आकर
रख दिए। यानी सबसे पहले हम लोग सिंपल से क्या किए कि इस वैल्यू को हम लोग ला के रख दिए। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही इसको यहाँ ला कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एस के जगह पे जैसे ही रखिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये आ गया गुना में, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आखिर में जो मेरा लास्ट रिजल्ट जो आने वाला है वो लास्ट रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, तो इस तरह से W इक्वल टू, आप देख रहे हैं ये W कितना आ गया, W इक्वल टू आ गया m v स्क्वायर बाई 2, यानी ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। सिंपल से आप समझ गए कि हम किए क्या है। तो हम क्या किए हैं कि एक बॉडी है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो अब उस पर एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है जो उसको अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या किए, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ आ गया और फाइनली कहाँ पे आ गया, रेस्ट में आ गया। इस डिस्प्लेसमेंट जाने के बाद तो हमको बताना है कि कनेक्ट वर्क कितना होगा। तो सबसे पहले वर्क निकालिए, तो वर्क क्या हो गया, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स उधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट आ गए थे, यहाँ पे क्या लिए, कौन सा साइन, माइनस लिए, और उसके बाद फोर्स का वैल्यू हम रख दिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे उठाकर और वैल्यू रख दिए m इंटू ए, और एस निकाल के यहाँ से पुट कर दिए थे, मेरा वर्क आ गया। अब यही जो वर्क है हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो किसी वस्तु में जो वर्क जो आता है वो किसके बराबर होता है, अपोजिंग फोर्स के कारण जो वर्क होगा उसके बराबर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा मेरा, यानी काइनेटिक एनर्जी का अगर एक्चुअल में आपसे हम पूछे कि काइनेटिक एनर्जी का बताओ कि हमारा काइनेटिक एनर्जी का मेन एक्सप्रेशन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से लिख देंगे कि काइनेटिक एनर्जी का भाई फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी क्या बोल देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब समझिएगा ये आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, m क्या है, मास ऑफ बॉडी, m क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी बोल देंगे, और v क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी बोलिए या वेलोसिटी ऑफ बॉडी बोलिए, यानी क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ बॉडी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी का स्पीड बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यदि आपसे बोले कि क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं। देखिए काइनेटिक एनर्जी में m का टर्म आ रहा है, m कभी नेगेटिव होता है, तो नहीं। उसके बाद v का टर्म आ रहा है, v स्क्वायर है, तो कभी नेगेटिव होगा, नहीं। यानी स्क्वायर की जगह नेगेटिव के भी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, इट इज ए पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी है पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी, यानी पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी है। और आपसे पूछे कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो क्या बोलिएगा, यह स्केलर है। क्या है, स्केलर। इसका यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। इसका यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। हर चीज इसका हम बात करेंगे। देखिए यानी आप समझ गए कि काइनेटिक एनर्जी के आखिर में फॉर्मूला क्या है, इस चीज को आप समझ गए। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी m क्या है, मास है, v फोर क्या है, वेलोसिटी है या स्पीड है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो रिलेशन देखने जा रहे हैं। किसके बीच में रिलेशन देखने जा रहे हैं, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। यानी हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम। देखिए व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी कितना v, यदि कोई वस्तु का जो है, बॉडी का जो है मास कितना है, m है, और एक कितना के वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, तब उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी mv हो जाएगा। उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv। और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन जो 1 है, इस इक्वेशन में यदि हम लिखे P इक्वल टू mv है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई m। अब क्या करेंगे, यानी इक्वेशन 3 आ गया। इस इक्वेशन को, इक्वेशन जो आपका जो दिख रहा है, इक्वेशन जो आपका तीसरा जो दिख रहा है और इक्वेशन जो आपका दूसरा जो दिख रहा है, उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम अभी क्या देखे हैं
कि P का फॉर्मूला V का जो फॉर्मूला है वो हम निकाल लिए कितना, P/m लिख दिए। क्या लिख दिए, P/m लिख दिए। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरह से हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके जगह पे हम लोग इसको पुट कर दिए। अब जैसे ही पुट कीजिएगा तो बेटा देखिए क्या आएगा, हाफ एम के जगह पे m और v के जगह पे देख रहे हैं आपको P/m यानी P²/m। अब एक वो m से m कट गया यानी मेरा आ गया काइनेटिक एनर्जी P²/2m, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, P²/2m। यानी यहाँ से देखे हम लोग v का वैल्यू रख दिए और यहाँ से आ गया। तो एक रिलेशन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि P²/2m किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का। फ्रॉम एबव द रिलेशन इट क्लियर दैट, यह रिलेशन से क्या क्लियर हो रहा है, यह रिलेशन से क्लियर यही हो रहा है कि बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम, यानी किसी भी वस्तु में काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं हो सकता है बिना उसके मोमेंटम का। यानी यदि मोमेंटम नहीं होगा तो वस्तु में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। एकदम ध्यान से सुनिए, क्या बोले कि यदि काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, मतलब मोमेंटम नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू लिखना चाहें तो इस रिलेशन से यानी P² को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2m और यहाँ से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी KE, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख दिए E और m के जगह पे m और 2 के जगह पे 2, तो एक रिलेशन आपका ये आ गया। तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मोमेंटम क्या होते हैं और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन क्या होते हैं। चलिए अब देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ए बुलेट फायर फ्रॉम गन देन मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन आर इक्वल एंड अपोजिट। जैसे आप क्या करते हैं, एक गन से जब एक बुलेट को फायर करते हैं, यानी जैसे ही क्या करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं इससे, तो क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। वहां पे क्या होता है कि जितना मोमेंटम जो होगा पहले रहा होगा उतना ही मोमेंटम बाद में। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि P का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट यानी फिक्स है। P क्या है, कांस्टेंट यानी मोमेंटम कांस्टेंट है। तब बताइए किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो हम लोग अभी देखें कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप देखिए तो क्या देखें, P²/2m, यही ना देखें, P²/2m। यानी जब आपको काइनेटिक एनर्जी पता हो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम, यानी मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। यानी क्यों, जब P क्या है, कांस्टेंट है, यानी P का जो वैल्यू अगर नहीं बदल रहा है, P कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी मास बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अब देखिए यदि आपसे हम पूछे कि बताइए, तो क्या लिखिएगा, अगर मान लीजिए हम अगर गन का काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं और बाई लिख रहे हैं बुलेट का काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, तो ऊपर में किसका मास हो जाएगा, ऊपर में मास होगा बुलेट का और नीचे में मास किसका हो जाएगा, गन का। तो ये मेरा रिलेशन आता है, ठीक है। यानी उल्टा है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। क्यों, क्योंकि जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। आप खुद सोच के देखिए, जैसे ही बुलेट फायर करते हैं किसी बंदूक से तो उसके गोली का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बुलेट का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसका मास क्या है, कम। यानी जैसे ही क्या होगा कि मास क्या होगा, घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। मास घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यानी लेस मास मोर काइनेटिक एनर्जी और मोर मास लेस काइनेटिक एनर्जी। चलिए एक क्वेश्चन है, एकदम हम लोग बार बार कह रहे हैं आपको, बार बार कि आप एकदम इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। लो लेवल से हाई लेवल तक का हर कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे और हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है 2 डिफरेंट मास हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। अब बताइए क्या होगा कि किसका क्या होगा। देन हैवियर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के, ठीक है।
कह रहा है कि हेवियर जो मास होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है कि डिफरेंट मास है, मास क्या है, अलग है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। यानी मास अलग है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, 2m/k/e। तो काइनेटिक एनर्जी तो इसमें क्या है, सेम है, तो इसका चर्चा ही नहीं करना है। यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी मास जिसका ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हैवियर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम। तो मास इसका हेवी जो बॉल होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। लाइटर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम, बोथ बॉल हैव इक्वल मोमेंटम, और कह रहा है कि बोथ बॉल हैव जीरो मोमेंटम। तो ऐसा नहीं हम बोलेंगे, हेवियर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम, यानी मास जितना ज्यादा होगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि आपका देख रहे हैं कि मास जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि केस 1, यदि हम बोले कि दो बॉडी है, इफ 2 बॉडी है और दोनों का मास सेम है, यानी m1 जो है m2 के बराबर है, यानी मास दोनों का क्या है, सेम है, बट v1 जो है वो ग्रेटर देन है v2 का। यानी क्या बोल रहे हैं कि पहला का जो वेलोसिटी है वो दूसरा से ज्यादा है, यानी पहला का जो स्पीड है वो दूसरा का से ज्यादा है। तो अब हम लोग बोले कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, 12mv²। अब यदि यहाँ पर देख रहे हैं तो मास का क्या है ना, यहाँ पे मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी k क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलिएगा, v। यानी जिसका वेलोसिटी ज्यादा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पर देख रहे हैं v1 ज्यादा है v2 से, इसलिए k1 ज्यादा हो जाएगा किससे, k2 से। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। यदि हम बोले कि केस नंबर 2, केस दूसरा जो हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें क्या है ना कि अगर आपको हम बोल दें कि अगर मेरा v1 और v2 सेम है, लेकिन m1 इफ m1 ग्रेटर देन m2 बट v1 इक्वल टू v2, यानी v1 और v2 सेम है, यानी दोनों बॉडी का स्पीड सेम है लेकिन मास अलग है, और पहला का मास ज्यादा है दूसरा का मास कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे। फिर अब इसको देखिए, यानी v कांस्टेंट है इस बार और मास के बारे में बात कर रहा है, यानी क्या होगा, जिसका मास ज्यादा यानी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, यानी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से हम लोग यहाँ समझ गए, यानी क्या हो जाएगा, m1 ज्यादा है किससे, m2 से, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, k1 ज्यादा हो जाएगा किससे, k2 से। तो हम लोग इस तरह से समझ गए। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं केस नंबर 3, केस नंबर 3 यानी केस 3 देख रहे हैं कि मास के किस तरह से वैरी करेगा, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। इस केस में जो है, यदि मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी p1 का वैल्यू और p2 का वैल्यू क्या है, सेम है। अब हम बोले बट m1 जो है वह m2 से ज्यादा है। अब बताइए कि काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे मोमेंटम के टर्म में, यानी हम लोग लिख दिए k = p²/2m, ये रिलेशन। अब यहाँ से देखना है कि यहाँ पे मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, यानी मोमेंटम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, मास का। यानी जिसका मास ज्यादा, यानी जिसका मास क्या ज्यादा, उसका काइनेटिक एनर्जी कम, यानी मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो यहाँ पर देख रहा है कि मास पहला का ज्यादा है दूसरा से, इसलिए काइनेटिक एनर्जी दूसरा का हो जाएगा किससे ज्यादा, पहला से। तो हम इस तरह से समझ गए, ठीक है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, अब जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम मीन्स क्या हो गया कि
कि हम लोग वर्क को और एनर्जी को एक दूसरे के साथ उसमें हम लोग रिलेशन खोजेंगे, यानी वर्क में एनर्जी में एक रिलेशन खोजने जा रहे हैं और उसका एप्लीकेशन क्या है वो हम देखेंगे। प्यारे स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये जो सीरीज है इसमें ओनली ज़्यादातर हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन ना करके सिर्फ थ्योरी पढ़े हैं और हल्का फुल्का क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद का जो वीडियो 4 वीडियो जो आने वाला है उसमें हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, एक लो लेवल, फिर हाई लेवल, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर नीट का, प्रीवियस ईयर जेईई का क्वेश्चन करेंगे। 4 वीडियो और आने वाला है आपको, तो उसमें ओनली क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई बॉडी पे फोर्स लगता है, ठीक है, और ये बॉडी जो है यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करके आ जाता है। मान लीजिए ये मास का है u स्पीड से अब यहाँ आ जाता है। अब यहाँ से यहाँ जाने में जो टोटल वर्क हुआ होगा, यानी नेट वर्क डन हुआ होगा, टोटल वर्क डन जो हुआ होगा ऑल फोर्स के द्वारा, वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी बॉडी पे यदि कोई वस्तु है उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है, भले वो फोर्स कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, यानी कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, उस पर जितना भी फोर्स लग रहा होगा उस सभी फोर्स के कारण जो वर्क निकलेगा वो वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये बोला मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वर्क डन यहाँ जो देख रहे हैं वह कंजर्वेटिव फोर्स हो तब, चाहे नॉन कंजर्वेटिव के कारण हो तब, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव के कारण हो तब, या अदर फोर्स के कारण हो तब, ठीक है, इस सब के कारण जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इस तरह से मेरा एक वर्क एनर्जी थ्योरम दिया। चलिए इसको स्टेटमेंट में हम लोग देख लेते हैं। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, इस चीज को आप पहले समझ लीजिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है। तो क्या कहा, द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, यानी वर्क डन ऑन ए पार्टिकल बाय नेट फोर्स, यानी टोटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा पार्टिकल का वह इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। हम ऑलरेडी लिखवा दिए, आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि कैसे नेट वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चलिए हम देखने जा रहे हैं प्रूफ कि हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि ए मास का कोई ब्लॉक है, ठीक है, और एफ फोर्स इस पे लगता है और ये यू स्पीड से आपका यहाँ से इसका कुछ देर बाद इस डिस्प्लेसमेंट जाने के बाद इसका जो स्पीड है वो v हो जाता है। अब हम आपसे पूछे इट्स वेलोसिटी v आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट के बाद इसका वेलोसिटी v हो जाता है। तो अब बताइए हमको कि नेट वर्क डन उस फोर्स के कारण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स जो होता है तो क्या होता है, फोर्स इन वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अब हम v स्क्वायर, देखिए जैसे अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस तरह से। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, यहाँ से हम लोग इस तरह से निकाल दिए। अब क्या करेंगे, हम 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, as इक्वल टू इतना, as इक्वल टू इतना, यानी मेरा आ गया as का वैल्यू। अब हम जान रहे हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से। अब हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास गुने एक्सेलरेशन, यानी इनटू s। अब क्या करेंगे हम लोग, मास के जगह पे एक देखिए 2 मेथड से आपको हम बताएंगे, प्रूफ करेंगे। एक पहले इजी मेथड बता रहे हैं, एक्सेलरेशन एस के जगह पे आप क्या रखिएगा, एस के जगह पे उठा के हम लोग रख देंगे, इस चीज को यहाँ से उठा के रख देंगे।
यानी क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इस तरह से हो गया। यानी हम लोग क्या किए, अब सॉल्व कर लिए, w आ गया और w कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कीजिएगा जैसे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अपॉन नीचे में क्या 2, यानी क्या हो जाएगा हाफ एम, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, माइनस हाफ एम यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2, यानी इस तरह से w लिख दिए। अब इस w को देखिए, ये जो w है किस चीज को बता रहा है, यानी यहाँ से आपका आ गया वर्क डन हो गया, वो क्या हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस आप क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। यानी ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो प्रूफ किया कि नेट वर्क डन जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पे केएफ जो लिखे थे, केएफ क्या था काइनेटिक एनर्जी, और केआई क्या था आपका ये भी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन केएफ क्या था फाइनल और केआई क्या था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे केएफ माइनस क्या है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। यानी इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए वर्क डन इज इक्वल टू केएफ माइनस केआई। इस तरह से आप समझ गए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि फोर्स वेरिएबल है उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी अगर फोर्स वेरिएबल हो, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी मास m which acted by a variable force at any instant, the speed of जो है वो v है। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और उस पे एक फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स वेरिएबल है, किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो स्पीड है वो कितना है v है, तब हमको बताना है कि वर्क क्या होगा। चलिए, वर्क जैसे ही आप लिखिएगा तो हम लोग वेरिएबल फोर्स के कारण क्या लिखते हैं एफ डॉट एस, ये लिखते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास और गुने एक्सेलरेशन। और यदि फोर्स मास जो एक्सेलरेशन जो वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना चाहते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं वी डी वी बाई डी एस। ये किसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। अब यहाँ से आप रख दीजिए, यानी क्या कीजिएगा यहाँ रख दीजिएगा एफ के एम के जगह पे एम छोड़ दीजिए, ए के जगह पे आप रख दीजिए वी डी वी अपॉन डी एस, और इंटू यहाँ पे क्या है, इंटू यहाँ पे क्या है डी एस, यानी हो गया डी एस। अब इस डी एस से डी एस क्या हो गया कैंसिल, यानी यहाँ से आ गया आपका एम वी डी वी, इस तरह से आ गया एम वी डी वी। इनिशियल स्पीड मान लीजिए u है, फाइनल क्या हो गया v हो गया। अब चलिए इसमें से देख रहे हैं तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है m, तो m आ गया बाहर, तो बच क्या अंदर गया v dv, इस तरह से बच गया v dv, u से लेकर कहां तक v तक। अब जैसे ही आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो m के तो m हो जाएगा, और v को dv को क्या लिखिएगा, यानी v के पावर यहाँ 1 है। आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हो गया। इसको यहाँ न लिख के आप यहाँ लिख दे डायरेक्टेड यूज से लेकर कहाँ तक v तक, यानी जो w हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m, एक बार लिमिट v पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और जब एक बार u पुट कीजिएगा v के जगह पे तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2। यानी जैसे ही आप गुना करिएगा तो गुना करने के बाद आपका आ गया w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 बाहर निकाल दिए, यहाँ से हो गया w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इस तरह से। यानी क्या हो गया w का जो आप लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट होता है, यानी यहाँ से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम क्लियर कर लिए।
अब जो हम लोग देख रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में कुछ नोट देख रहे हैं, यानी नोट क्या है इस चीज को आप समझिएगा। कह रहा है कि दिस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल टू ए सिंगल पार्टिकल बट आल्सो फॉर ए सिस्टम। कह रहा है कि ये सिस्टम है, ये जो थ्योरम है ओनली जो नॉट अप्लीकेबल होता है सिंगल पार्टिकल के बट ये सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है ना। कह रहा है कि व्हेन इट इज अप्लाइड, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो टू और मोर पार्टिकल द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होगा वो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्स। यानी जब हम वहां लगाएंगे तो वहां पे जो भी फोर्स लग रहा है भले वो इंटरनल फोर्स हो चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो, सभी फोर्स के कारण जो वर्क होगा वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कह रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज आल्सो एप्लीकेबल टू ए सिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, यानी कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। ये जो होता है एप्लीकेबल होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी नॉन कंजर्वेटिव के लिए, चाहे वेरिएबल फोर्स या नॉन वेरिएबल फोर्स। आपको सिंपल सी बोल दिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम का जो एप्लीकेशन यूज, जैसे इस क्वेश्चन की तरह इसको समझिए। पार्टिकल है जिसका मास सेम है, is throw vertically up with a speed u, neglecting the air friction, the work done by gravitational force as the particle reach at maximum height। सपोज कीजिए कि एक बॉल है और इस बॉल को कितना के स्पीड से छोड़ दिए, u के स्पीड से छोड़ दिए, ठीक है। अब ये जब मैक्सिमम हाइट पे आ गया, यानी मैक्सिमम हाइट पे आ गया मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। तब हमको बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क कितना होगा, वो हमको बताना है। आप खुद सोच के देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ जो वर्क कर रहा होगा वो कर रहा हो कौन, आपका एक सिर्फ कर रहा हो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क, यानी नेट वर्क डन इक्वल टू हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दिए। यानी सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक पार्टिकल का मास सेम है जो ऊपर फेंका जा रहा है कितना की स्पीड से, यू से। फ्रिक्शन और एयर को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल। हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन बताना है। तो अब हम लोग जो वर्क लिखेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल के कारण सिर्फ होगा, एयर के कारण तो होगा नहीं, फ्रिक्शन के कारण तो होगा नहीं। तो अब जो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर कितना है, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे गया है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या लिख दिए, यू स्क्वायर। ये कब का काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल, यानी एम मास का है, इनिशियल। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर, यानी ये मेरा आ गया कौन सा एनर्जी, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसका, इस बॉल का। यानी बोला था इस क्वेश्चन की बॉल है, इसको हम फेंक दिए ऊपर, मैक्सिमम हाइट पे जैसे ही जाएगा, जैसे ही ऊपर उछाले और मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसके पास जो उस वहां पहुंचने के लिए हमको ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा, तो कितना करेगा, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है डाउन, किधर कर रहा है, नीचे की तरफ, फ्रिक्शन लेस स्मूथ इंक्लाइन, और थीटा कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। अब यहाँ से ये क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखिएगा, इसमें आपसे पूछ दिया कि बताइए कि जब ये जमीन पे आ जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, और कितना हाइट से गिरा दिया था, एच हाइट से। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एच हाइट से गिरा दिया, यहाँ पे बस उसको छोड़ दिया, कितना एंगल से, यू स्पीड से, जीरो से। एच हाइट नीचे आ गया तो बताना है कि जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा। तो हम लोग लगा देंगे क्या, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी और थ्योरम, यानी WET हम लोग क्या किए, यहाँ से लगा देंगे। अब ये कहता है कि नेट वर्क डन जो होगा वह क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जब यहाँ से यहाँ जब ब्लॉक आएगा तो कौन वर्क करेगा,
तो ग्रेविटी, यानी सिर्फ कौन करेगा, ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के द्वारा वर्क कितना होगा, तो धरती माँ खींच रही है नीचे और ब्लॉक आ भी किधर आया, नीचे, यानी हो जाएगा mgh, और कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा इस तरह से और डिस्प्लेस कर रहा है यानी 90 डिग्री, तो वर्क नहीं करेगा। फाइनल किनेटिक एनर्जी क्या लिखिएगा, हाफ mv², और इनिशियल क्या लिखिएगा, हाफ mu, और u का वैल्यू क्या है, 0, यानी किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल 0 हो जाएगा, और इस तरह से हम लिख देंगे हाफ mv², इस तरह से लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 2 या m से हम क्या कर दिए, काट दिए, यानी 2h = v², यानी v = क्या हो जाएगा, √2gh। देखिए आपको लग रहा हो कि सर ये तो हम कभी ना कभी पढ़े हैं, ये तो कभी ना कभी पढ़े हैं, तो हाँ हम लोग पढ़े हैं, कब, कैनेमेटिक्स में। क्या कैनेमेटिक्स, यानी कैनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े थे। कैनेमेटिक्स भी हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिए हम कैनेमेटिक्स कैसे लगाएंगे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम ले लेंगे क्या, तो इनिशियल स्पीड क्या ले लिए, 0, अदर मेथड, फाइनल हमको निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया है, h, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे दिया है, g। अब हम लगा देंगे कौन इक्वेशन, v²u², ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2as, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, v के जगह पे v छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, u के जगह पे क्या रख देंगे, 0, यानी 2, और इसके जगह पे a के जगह पे रख दिए g, और इसके जगह पे रख दिए h, तो इस तरह से हो गया, यानी v कितना आ जाएगा, √2gh। ये मेरा आ गया रिजल्ट, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, दोनों रिजल्ट क्या है, सेम। तो एक हम लोग कैनेमेटिक्स मेथड से बनाए हैं, और एक हम लोग क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा कर बनाए हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये बुलेट, क्या कह रहा है, बुलेट ऑफ मास m, एक बुलेट है जिसका मास m है, मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड स्टॉप इन ए वुडन ब्लॉक, क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टॉप इन ए वुडन ब्लॉक आफ्टर द पेनिट्रेटिंग थ्रो डिस्टेंस x, यानी ये जैसी एक बुलेट है, जैसी इसमें इंटर करता है और x दूरी जाने के बाद उसका फाइनल स्पीड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और ये जा कितना से रहा है, v से। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ if f is the resistance force offered by the bullet, यानी f जो है कौन सा फोर्स लग रहा है, रेसिस्टेंस फोर्स लग रहा है बुलेट के द्वारा। तो अब हमें क्या बताना है, हमको बताना है कि उसमें कि f, समझिए कि f इज द रेसिस्टेंस फोर्स उस पर लग रहा है और कितना दूरी जा रहा है, x। तो हमको समझिए कि अगर निकालना हो, अगर रेसिस्टेंस फोर्स कितना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सिंपल लगा देंगे, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv² माइनस हाफ mu², इस तरह से। यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, रेसिस्टेंस फोर्स कितना हो जाएगा, f, और देखिए उल्टा रेसिस्टेंस फोर्स, जैसे ही बुलेट इंटर किया होगा तो उसमें फोर्स लग रहा है इस दिशा में, जा किधर है, इधर, और कितना डिस्प्लेस किया, x, यानी हो गया फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या होगा, वर्क नेगेटिव हो गया। हम देख रहे हैं कि फाइनल क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, लेकिन इनिशियल कितना है, हाफ mv², इस तरह से। अब हम यहाँ से लिख देंगे f.x, इस तरह से लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस हाफ mv², तो इस तरह से माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, और f इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, हाफ m, यहाँ पे क्या है, हाफ x, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा mv², तो ये आ गया फोर्स, यानी क्या कि ई जो x था उसको हम इधर ला दिए, और इस तरह से हो गया हाफ mv², यानी इतना हमको फोर्स उस पर लगेगा, यानी हम इतना जो फोर्स निकाले हैं उस पर लग रहा है, कौन सा फोर्स, रेसिस्टेंस फोर्स। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या कर रहा है, एक बुलेट ऑफ मास m इज फायर, एक बुलेट है जिसका मास कितना है m है, और इसको हम क्या किए, फायर किए हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी v, कितना वेलोसिटी से v, विच स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक, जो स्ट्राइक कर रहा है एक वुडन, एक लकड़ी के ब्लॉक से जिसका मास कितना है m है, और ये लटकाया हुआ है किससे, एक धागा से, यानी सस्पेंडेड वर्टिकली। इफ द बुलेट इज इम्बेडेड, यानी उसमें बुलेट उसमें इंटर कर जाता है इन ब्लॉक में, द हाइट ऑफ विच सिस्टम वुड बी राइज, यानी अब ये जो सिस्टम में जो कितना हाइट तक की राइज करेगा। मतलब सपोज कीजिए कि बुलेट जा रहा है और यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है, और जैसे ही इसमें बुलेट इंटर किया, यानी इसमें इम्बेडेड हो गया, और ये साथ साथ दोनों यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है कि ये जो हाइट जो उठेगा ग्राउंड से, ये स्मॉल h, इसका वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ में देखिए कि कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम जो होगा वह फाइनल मोमेंटम के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो सिर्फ क्या था, बुलेट का सिर्फ वेलोसिटी था, यहाँ पे क्या था, बुलेट का वेलोसिटी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लॉक और मास दोनों साथ जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, फाइनल। अब देखिए ये जो एम मास का जो बुलेट जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया है, जो आपका वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m है, यहाँ पे एक बुलेट है जिसका मास कितना है, छोटका m है, अभी हॉरिजेंटली फायर किया जा रहा है v वेलोसिटी से, और स्ट्राइक कर रहा है एक वुडन ब्लॉक से जिसका मास कितना है, m है, और ये वर्टिकली लटका हुआ है। तो इसमें जैसे ही हम लोग मोमेंटम कंजर्व किए हैं, तो हम लोग कैसे क्या देखें, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखें क्या, तो ये तो गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा m होगा, यानी सबसे पहले बुलेट जा रहा था, कौन जा रहा था, बुलेट जा रहा था, और इस बुलेट का जो वेलोसिटी था वो v था, इसका मास क्या है, स्मॉल m, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू v। अब जैसे ही इससे टकराया ब्लॉक से, इसमें क्या हो गया, इम्बेडेड हो गया, यानी अब इसमें बुलेट भी है और प्लस में ब्लॉक है, अब दोनों v वेलोसिटी से जाने लगा, कितना वेलोसिटी से, v1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, v1। तो अब मोमेंटम क्या लिखिएगा, मास अगुने वेलोसिटी, यानी बड़का m प्लस छोटका m इंटू v1। मतलब क्या किए हम लोग, क्या लगा दिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी यहाँ से जैसे आया तो इसका सिर्फ मोमेंटम था, जैसे इसमें इंटर किया तो ये दोनों का, बुलेट के पास भी मोमेंटम आ गया और वुडन ब्लॉक के पास भी आ गया। तो हम लोग क्या किया, बोला है कि बताइए कितना हाइट तक उठेगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या किए, यहाँ से v1 निकालिए, यानी v1 मेरा आ गया, v1 कितना आ गया, स्मॉल m इंटू v अपॉन बड़का m प्लस छोटका m, इस तरह से मेरा आ गया v1 आ गया। अब लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर वह कितना हाइट तक उठेगा वो हम निकाल लेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि नेट वर्क डन होगा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लॉक जो है यहाँ से उठकर यहाँ आएगा, तो धरती माँ किधर खींच लेगी, नीचे, और जा किधर है, ऊपर, यानी सिर्फ कौन वर्क करेगा, ग्रेविटी। और ग्रेविटी के कारण जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, mgh, यानी बड़का m प्लस छोटका m इंटू g और इंटू h। तो अब हम लोग क्या किए, जहाँ पे वर्क लिखना था वो क्या लिख दिए, बड़का m प्लस छोटका m इंटू gh, और ये माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि जा रहा था ऊपर और फोर्स लग रहा था नीचे। अब उसके बाद फाइनली कह रहा है कि कितना हाइट तक वह राइज करेगा, यानी जो आपका यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया, और इनिशियल क्या है, हाफ m छोटका m प्लस बड़का m प्लस v1 स्क्वायर, जब इसके में इंटर किया। यानी हम लगाए हैं कहाँ से कहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ से बस यहाँ लगाए थे, यहाँ फिर से यहाँ लगाए, इस तरह से।
आप क्या करेंगे देखिए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था लेकिन फाइनल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो इस तरह से हम लोग निकाले। और यहाँ से मेरा H जो है H आ जाएगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, H क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से जैसे ही आप H निकालना चाहिएगा तो आप ले जाइएगा और आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप जैसे ही आपको लिखना चाहिएगा तो यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। सॉल्व करके कैसे लिखिएगा, तो देखिए हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं, आखिर में इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं। v1 जो है वो कॉमन वेलोसिटी है बुलेट प्लस उसका, चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो h कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से m भी तो कटिए जाएगा ना, ये कट गया, यानी यहाँ से आ गया आपका हाफ v1 के स्क्वायर आप बाई क्या हो जाएगा g, यानी यहाँ से जैसे ही आप रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हाफ 2g हो जाएगा, और v1 के जगह पे क्या हो जाएगा m इंटू v अब बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हम रख दिए v1 का वैल्यू यहाँ रख दिए और यहाँ से हम लोग क्या किए, इससे ही कट गया, यानी GH इस तरह से हम लोग लिख दिए, ये मेरा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा रिजल्ट इसका आ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये जो होता है ओनली द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कंजर्वेटिव, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टर, ओनली इलास्टिक फोर्स एक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आगे का जो हम लोग वीडियो लाने वाले हैं वो हम लोग क्या करेंगे आपको, अब करा है कि एक और क्वेश्चन है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स एंड एक्सटर्नल और इंटरनल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो पढ़ने वाले हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपको दिख रहा है, लेकिन वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है और मजेदार है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यानी अंदरूनी एनर्जी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए धन्यवाद।